अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारी इस दुनिया में एक नया मुस्लिम मुल्क वजूद में आ चुका है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक नया मुस्लिम मुल्क की एंट्री हो चुकी है। वैसे तो एक लंबे वक्त से इसराइल और फ़लस्तीन की जंग ने ही पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, मगर अभी कुछ दिन पहले ही अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने पूरी दुनिया की सियासत में हलचल मचा दी है, और वो हलचल हमारी दुनिया में एक नए मुस्लिम मुल्क की एंट्री है। तो इस मुस्लिम मुल्क के वजूद में आने से इसके आसपास के इलाकों में जो हंगामा होना था वो तो है ही, मगर इससे भी ज़्यादा हलचल और इससे भी ज़्यादा डर का माहौल अमेरिका, तुर्की, मिस्र और इस तरह के कुछ और भी मुल्कों में दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये मुल्क है कौन, और क्या वजह है कि इसकी वजह से अब दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर ममालिक भी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो रेड सी को देखिए। ये दरअसल वही इलाका है कि जो पिछले एक लंबे वक्त से दुनिया भर की खबरों में है, क्योंकि इसी इलाके में ही यमन के हौसियों ने हलचल मचा रखी है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों ने भी बार बार इस इलाके को देख ही लिया होगा। वैसे तो आप लोगों ने यमन को भी देखा होगा और रेड सी को भी देखा होगा, और बाबल मंदीब नाम के इस छोटे से इलाके को भी देखा होगा कि जहाँ से हौसी इसराइल को जाने वाले जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। मगर क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ को नोट किया या फिर इस चीज़ पर गौर किया कि बाबल मंदीब के एक साइड में तो यमन है, लेकिन दूसरी साइड में कौन है? मतलब यमन के मुखालिफ साइड में कौन से ममालिक मौजूद हैं? तो चलिए आज ये चीज़ हम आप लोगों को दिखा देते हैं। दोस्तों इन ममालिक के नाम है जिबूती, एरिट्रिया, सोमालिया और इथियोपिया वगैरह। और हाँ, इस इलाके में एक और भी ऐसी ताकत है कि जो शायद आप लोगों को मैप में नज़र नहीं आती है, या जिसका नाम हम लोगों को कभी सुनने को ही नहीं मिलता है, और वो नाम है सोमाली लैंड। ज़रा फिर से सुनिए, सोमालिया नहीं, सोमाली लैंड, क्योंकि सोमालिया तो अपने आप में एक अलग मुल्क है और इसका नाम तो आप शायद सुन भी चुके होंगे। दोस्तों सोमाली लैंड यमन की मुखालिफ समत में मौजूद एक छोटा सा इलाका है कि जो तारीख़ में एक लंबे वक्त तक अंग्रेज़ों का यानी बरतानिया का ग़ुलाम हुआ करता था। 1960 में जब इसको आज़ादी मिली तब ये सोमालिया का हिस्सा बन गया, लेकिन इसने सोमालिया से भी आज़ादी हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी, और एक लंबी जद्दोजहद के बाद 1990 और 91 के दौर में यह आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो भी गया। तो आज के दौर में यह सोमालिया से बिल्कुल अलग रहता है। इसकी अपनी पर्सनल गवर्नमेंट है और अपनी करेंसी है, और ये बाकायदा अपना पासपोर्ट भी इशू करता है। और अगर आपको इस जगह का विज़िट करना है तो बाकायदा वीज़ा भी इसी सोमाली लैंड की तरफ से इशू किया जाता है, यानी ये हर तरह से ऑलरेडी सोमालिया से आज़ाद हो चुका है। मगर हैरत की बात यह है कि 1991 और 92 के दौर से लेकर आज तक इस पूरे इलाके को दुनिया के किसी भी मुल्क ने अहमियत नहीं दी है, यानी दुनिया का कोई भी मुल्क इसको एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान ही नहीं रहा। और इन सभी ममालिक की और इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ये दरअसल अभी तक सोमालिया का एक हिस्सा है कि जिसके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपनी हुकूमत कायम कर रखी है। दोस्तों अब बात करते हैं अपनी इस कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर के बारे में, और वो मेन कैरेक्टर है इथियोपिया। अगर आप लोग सोमाली लैंड या फिर जिबूती वगैरह के बिल्कुल पीछे देखें तो आप लोगों को इथियोपिया नाम का ये बड़ा सा मुल्क नज़र आएगा। ये भी रेड सी से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इतना ज़्यादा करीब होने के बावजूद भी ये एक लैंड लॉक है। दोस्तों लैंड लॉक कंट्री उस मुल्क को कहा जाता है कि जिसका कोई भी बॉर्डर समंदर के साथ ना मिलता हो, और यकीनी तौर पर यह किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होती है, क्योंकि समंदर की कितनी ज़्यादा अहमियत है इस चीज़ का अंदाज़ा तो आप लोग फ़लस्तीन और इसराइल की जंग से लगा चुके होंगे। और वैसे यहाँ पर यह बात बता देना भी ज़रूरी है कि इथियोपिया नाम का ये मुल्क हमेशा से लैंड लॉक नहीं था, बल्कि सन 2000 तक इसका बॉर्डर भी समंदर के एक बड़े इलाके से लगा करता था, मगर फिर इसका एक बड़ा टुकड़ा इससे अलग हो गया, या फिर यूँ कहिए कि इस इलाके के बेशुमार लोगों ने अपनी अलग आज़ादी का ऐलान कर दिया, और इसके नतीजे में वजूद में आया वो मुल्क जिसको आज के दौर में हम लोग एरिट्रिया के नाम से जानते हैं, और जो जिबूती के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। और तब से इथियोपिया नाम का ये पूरा मुल्क जिसकी आबादी तो अच्छी खासी है, और एरिया के मामले में भी अफ्रीका के सबसे बड़े ममालिक में इसकी गिनती होती है, ये पूरे तरीके से लैंड लॉक हो गया। और तब से इथियोपिया को दुनिया के बाकी ममालिक से कारोबार वगैरह करने में काफ़ी परेशानी होने लगी, और जो कारोबार वो कर भी पाता था इसमें भी पूरे तरीके से जिबूती जैसे मुल्क पर डिपेंड हो गया। मतलब जब वो चाहते तभी इथियोपिया का कारोबार हो पाता, और जब उनके दिल में आता कि हम इसको ब्लॉक कर दें तो ज़ाहिर है इथियोपिया पूरी दुनिया से कट जाता। तो यही वजह थी कि साथ ही साथ इथियोपिया एक लंबे वक्त से दूसरे ऑप्शन की तलाश में था, यानी किसी तरह से ये कोशिश कर रहा था कि इसको भी समंदर का कोई कोना मिल जाए,
یا پھر کوئی حصہ مل جائے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اور فائنلی ایک لمبے وقت کے بعد جنوری سن 2024 میں ایتھوپیا کو کامیابی مل ہی گئی، کیونکہ اس نے صومالی لینڈ نام کے اس علاقے کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کر لی ہے کہ جس میں 50 سے 60 لاکھ کے قریب آبادی رہتی ہے۔ ایک ایسی ڈیل کہ جس نے پوری دنیا کی سیاست میں کافی ہلچل مچا دی ہے، اور اس ڈیل کے تحت اب ایتھوپیا کو اگلے 50 سال کے لیے صومالی لینڈ کی پورٹ پر ایکسیس مل چکا ہے۔ یعنی صومالی لینڈ کا جو پورٹ ہے اس کا مالک اگلے 50 سال کے لیے ایتھوپیا بن چکا ہے، اور بدلے میں ایتھوپیا نے صومالی لینڈ کو پہلی بار ایک ملک کے طور پر مان لیا ہے۔ دوستو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایتھوپیا تاریخ میں دنیا کا وہ پہلا ملک بنا ہے کہ جس نے صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کیا ہے، اور جو یقینی طور پر صومالی لینڈ کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس ڈیل کے فوراً بعد پورے صومالی لینڈ میں ایک بڑا جلسہ یا پھر یہ کہیے کہ ایک جشن وغیرہ بھی منایا گیا ہے۔ تو اب اس ڈیل کے تحت جہاں ایک طرف ایتھوپیا اپنی نیوی وغیرہ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، تو وہیں دوسری طرف اس نے صومالی لینڈ سے اکنامکلی اس کی حد سے زیادہ مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، یعنی وہ بھی صومالی لینڈ کو اس کی ترقی میں مدد کرے گا۔ تو اب اس ڈیل کے مکمل ہونے کے بعد اور ایتھوپیا کی طرف سے صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد سب سے گرم ریاکشن صومالیہ کا آیا ہے، اور ظاہر ہے اس کی تو پہلے سے امید بھی تھی، لیکن بالکل ویسا ہی ریاکشن صومالیہ کے بعد امریکہ یا پھر مصر وغیرہ کا بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ مگر جن ممالک کی ریاکشن نے دنیا کو چونکایا ہے وہ ہے ترکی، اور اس کے علاوہ افریقن یونین اور OIC وغیرہ بھی، یعنی دنیا کے سارے مسلم ممالک کا جو ایک گروپ موجود ہے، ان سب نے بھی کھلے طور پر صومالیہ کا ساتھ دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پورا حصہ صومالیہ کا ہے، اور اس طرح کی جو ڈیل وغیرہ کی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ پورے طریقے سے غلط کام کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے امریکہ جب صومالیہ کی سپورٹ میں ہے تو یورپی یونین نے بھی اس چیز کی مذمت ہی کی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر ان دونوں ممالک یعنی صومالی لینڈ اور ایتھوپیا کے بھی کسی نے ساتھ دیا ہے یا پھر نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل دیا ہے، اور ان سارے ممالک نے دیا ہے کہ جو افریقہ میں ہی ساحل کے علاقے میں موجود ہیں، اور جن میں پچھلے کچھ سالوں کے اندر حد سے زیادہ اینٹی فرانس اور اینٹی ویسٹ ماحول دیکھا گیا ہے، بلکہ فرانس کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک کئی لگاتار تختے بھی پلٹے ہیں۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں مالی، برکینا فاسو اور نائجر جیسے ان بے شمار افریقن ممالک کے بارے میں کہ جہاں پر پچھلے 1-2 سال کے اندر ہی ایک کے بعد ایک تختہ الٹا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرانس آؤٹ اور ویسٹ آؤٹ کا نعرہ بھی سنائی دیا ہے۔ تو فی الحال ایک لمبے وقت کے بعد صومالی لینڈ کو ایک بڑی کامیابی تو مل چکی ہے، اور ایک ایسا ساتھی بھی مل چکا ہے کہ جو اب اس کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ مگر فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا یہ سچ میں دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ایک ملک بن سکے گا یا نہیں؟ یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی۔ تو آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔